नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक सीधी और बिना लाग लपेट वाली आर्थिक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक सुनामी यानी आर्थिक तूफान दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, जो यूएस डॉलर की स्थिति, ग्लोबल पावर शिफ्ट्स और भारत की अर्थव्यवस्था को एक ही धागे में पिरोना शुरू कर चुका है। तो चलिए, दिए गए डेटा के आधार पर इस गहरे विश्लेषण को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जल्दी से आज की इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। पहले महंगाई का असली कारण, फिर फेडरल रिजर्व का जाल, तीसरा भू राजनीतिक बदलाव, चौथा भारत की मुद्रा और सोना, और आखिर में एक गंभीर आर्थिक चेतावनी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, महंगाई का असली कारण और इससे जुड़े कुछ मुख्य धारा के मिथक। 40 ट्रिलियन डॉलर। अब थोड़ा इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। ये अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर इस विशालकाय कर्ज पर सिर्फ 5% का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी लगता है ना, तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर चाहिए होंगे। 2 ट्रिलियन डॉलर! ये रकम इतनी बड़ी है कि आने वाले इस आर्थिक तूफान की बुनियाद यहीं से बनती हुई नजर आती है। आमतौर पर हमें खबरों में बताया जाता है कि महंगाई युद्ध, तेल की कीमतों या फिर तेजी से होती आर्थिक विकास की वजह से बढ़ती है। लेकिन इस एनालिसिस का मुख्य तर्क बिल्कुल अलग है। इनके अनुसार महंगाई पूरी तरह से पैसे की सप्लाई से जुड़ी घटना है। यानी जब सेंट्रल बैंक्स M2 मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मतलब मार्केट में नया पैसा डालते हैं, तभी असल में महंगाई बढ़ती है। युद्ध या तेल के दाम तो सिर्फ एक टेम्पररी असर डालते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतिहास इस बात का पुख्ता गवाह है। 1789 से लेकर 1913 तक के 120 सालों में कई भयंकर युद्ध हुए, अकाल पड़े और तेल के दामों में भारी उछाल आया। फिर भी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे दौरान प्राइस इन्फ्लेशन लगभग फ्लैट या नेगेटिव ही रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब मार्केट में नए पैसे को प्रिंट करके इकोनॉमी में नहीं डाला गया था। जब तक पैसे की सप्लाई फिक्स रहती है, महंगाई कंट्रोल में रहती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फेडरल रिजर्व का जाल। खैर, अब यहाँ सेंट्रल बैंकिंग के सामने सबसे बड़ी और कठिन दुविधा खड़ी होती है। क्या फेडरल रिजर्व महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, या फिर अर्थव्यवस्था को रिसेशन से बचाने के लिए और ज्यादा नया पैसा छापेगा? एनालिसिस के अनुसार ये एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है जो आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करेगा। इस अजीब सी स्थिति को समझाने के लिए सोर्स ने एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, ऑपरेशन मिडऑफ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेडरल रिजर्व दिखाने के लिए रेट्स को थोड़ा बढ़ाएगा जरूर, लेकिन पर्दे के पीछे क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए मार्केट में नया धन डालता रहेगा। इस एनालिसिस के मुताबिक ये दोनों उल्टे कदम एक साथ उठाना बिल्कुल किसी पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता है। और इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है ये 3 बड़े आर्थिक बबल्स: यूएस हाउसिंग मार्केट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सेक्टर और ट्रेजरी बॉन्ड्स। अगर फेडरल रिजर्व सच में महंगाई रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को सही मायने में बढ़ा देता है, तो इन तीनों बबल्स के तुरंत फटने का बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। ये किसी फाइनेंशियल ब्लास्ट से कम नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भू राजनीतिक बदलाव और एक बदलती हुई दुनिया। देखिए, दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में जब किसी देश को अपना रुख तय करना होता है, तो उसके कई पैमाने होते हैं। कुछ देश नैतिकता या पुरानी दोस्ती के आधार पर फैसला लेते हैं, तो कुछ लोकतंत्र जैसी शासन प्रणालियों को देखते हैं। लेकिन इस विश्लेषण में एक चौथे और ज्यादा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी भविष्य के आर्थिक विजेता को पहचानकर उसका साथ देना, ताकि खुद के देश का आर्थिक बचाव हो सके। और इसी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के आधार पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला निष्कर्ष निकल कर आता है। सोर्स का मानना है कि आर्थिक बचाव और फायदे के लिए भारत को उस गुट के साथ जुड़ना चाहिए जो आगे चलकर आर्थिक रूप से विजयी हो सकता है, यानी चाइना और रशिया। उनके मुताबिक एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट यही कहता है कि न्यूट्रल रहने या यूएस का साथ देने के बजाय यहां अलाइन होना देश के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ध्यान रहे, ये किसी का पॉलिटिकल पक्ष लेना नहीं, बल्कि स्ट्रिक्टली आंकड़ों के आधार पर किया गया एक आकलन है। चलिए, अब अपने चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, भारत की मुद्रा और सोना।
चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, भारत की मुद्रा और सोना। यहाँ हम इस तूफान के घरेलू प्रभाव की बात करेंगे। अब जरा भारत की स्थिति को समझते हैं। एक तरफ मनी सप्लाई यानी M3 हर साल 13 से 15% की दर से बढ़ रही है, जबकि रियल जीडीपी ग्रोथ यानी आर्थिक उत्पादन सिर्फ 5 से 6% के आसपास है। इसे एक बेहतरीन उदाहरण इक्विटी डाइल्यूशन के जरिए समझाया गया है। सोचो, अगर दूध में लगातार पानी मिलाया जाए तो दूध की क्वालिटी तो गिरेगी ही ना। ठीक वैसे ही जब उत्पादन के मुकाबले पैसा 2 गुनी या 3 गुनी तेजी से छपता रहे तो मैथ्स के हिसाब से करेंसी की वैल्यू का गिरना तय है। तो ऐसे माहौल में एक अहम सवाल सामने आता है, क्या सोना यानी गोल्ड बस एक पुराने जमाने का आधिकालीन धातु है, जैसा कि बहुत से पॉलिसी मेकर्स मानते हैं, या फिर ये किसी संकट के समय में एक बेहद जरूरी आर्थिक ढाल का काम करता है? सोर्स मटेरियल के अनुसार गोल्ड की अहमियत आज के वक्त में सबसे ज्यादा है। गोल्ड का असली काम सरकार द्वारा करेंसी की वैल्यू गिराए जाने के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनना है, जो आम लोगों की मेहनत की कमाई को बचाकर रखता है। एनालिस्ट ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसी स्कीम्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आखिरकार सरकार का ही एक और कर्ज हैं। इसके मुकाबले फिजिकल गोल्ड एक बहुत ही सॉलिड ऑल्टरनेटिव पेश करता है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का 5वां और आखिरी हिस्सा, एक गंभीर आर्थिक चेतावनी, द अर्जेंटीना मॉडल। ये 1991 के संकट से भी कहीं ज्यादा बुरा होने वाला है। सुनने में ही काफी डरावना लगता है ना, लेकिन ये इस सोर्स मटेरियल से आने वाली एक बेहद गंभीर भविष्यवाणी है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर भारत ने अपनी वर्तमान फिस्कल पॉलिसीज, लगातार बोरोइंग और ट्रेड डेफिसिट्स को अभी ठीक नहीं किया, तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर इस आर्थिक तूफान से बचने का रास्ता आखिर क्या है? अर्जेंटीना की नई आर्थिक नीतियों से प्रेरणा लेते हुए इस विश्लेषण ने 3 ठोस कदम सुझाए हैं, जिन्हें द 3 Ds कहा गया है। पहला, डेफिसिट एलिमिनेशन, यानी 1 साल के भीतर बजट को पूरी तरह बैलेंस करना। दूसरा, डिसेंट्रलाइज, जिसमें आर्थिक ताकत उन राज्यों को दी जाए जिनके पास पैसा छापने की सुविधा नहीं होती, ताकि उधारी पर लगाम लगे। और तीसरा, डीरेगुलेट, यानी आर्थिक विकास को रोकने वाली बेमतलब की पाबंदियों को पूरी तरह हटाना। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ज्वलंत सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या दुनिया भर की सरकारें थोड़ा रुककर बैलेंस्ड बजट की कड़वी दवा पीने की हिम्मत जुटाएंगी, या फिर बस नया पैसा छापते रहने की अपनी आदत को जारी रखकर हम सबको एक हाइपर इन्फ्लेशनरी डिप्रेशन की तरफ ढकेल देंगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का आर्थिक भविष्य तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।